हेलो एस्पिरेंट। स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी पर। जैसा आपको हम बताएं तो कल की कक्षा में हम पॉलिटी की सीरीज को प्रारंभ कर चुके हैं और कल हमने पाठ्यक्रम की चर्चा की। पाठ्यक्रम की चर्चा करने के बाद हमने कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया, जैसे कि हमने समझा कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने समझा राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझा, उसकी परिभाषा को जाना और यह भी बताने का प्रयास किया कि राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान से कैसे अलग है, कैसे उससे डिफरेंट है, आदि आदि बातों की कल हमने चर्चा की थी। लगभग आधा घंटे का वीडियो कल बना था। अभी कल के ही टॉपिक से कुछ चीजें बची हुई हैं, हम आज उन्हीं को जारी रखेंगे अर्थात कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ब्रीफ में यदि हम कल क्या पढ़े हैं उसको आपको समझाएं 2 मिनट में तो समझिएगा। कल की कक्षा में हमने अपना परिचय दिया था, जिसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था, अपना परिचय। अपना परिचय देने के बाद मैंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर अर्थात कुड़वार एकेडमी प्लेटफॉर्म पर इस समय हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो हमने आपसे बताया था कि वर्तमान समय में हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाली पॉलिटी की सीरीज चलाएंगे और उसमें विशेष तौर पर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। कितना बताया था। उसके बाद इंडियन पॉलिटी तो पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने का टारगेट क्या होगा, उसको पढ़ने का गोल क्या होगा, उसको पढ़ने का लक्ष्य क्या होगा। क्या हमको ज्ञानी बनना है, क्या हमको इंडियन पॉलिटी के बारे में सब कुछ जान जाना है, जानेंगे लेकिन सब कुछ नहीं, बनेंगे लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी नहीं। हम इंडियन पॉलिटी को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर इंडियन पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत ज्यादा हमको ज्ञानी नहीं बनना है, वो तो हम सिलेक्शन लेने के बाद भी पढ़ लेंगे अवसर निकाल करके। अभी केवल हमारा एक मुख्य फोकस रहेगा कि किस प्रकार से हम जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपनी एक जगह कैसे सुनिश्चित कर लें। उसके अंतर्गत हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे।
भारतीय राज्य व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। प्रश्न आता है कि ये राज्य व्यवस्था किन किन एग्जामों में जो आप पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं, कितने एग्जामों में काम देंगे, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। परेशान मत होइए, सब बताते हैं। इस स्तर तक हम भारतीय राज्य व्यवस्था को आपको पढ़ाएंगे, बता चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़े अंशों में थोड़ा सा बता दें। सभी राज्यों के एक दिवसीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आपके लिए ये उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ यदि आप यूपी पीएससी के अंतर्गत आरओ एआरओ की तैयारी करेंगे तो यहां पर भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सब कल बता चुके हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि इंडियन पॉलिटी का पाठ्यक्रम क्या है, इसकी भी चर्चा की। इंडियन पॉलिटी का पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम को जाना था। पाठ्यक्रम को जानने के बाद हमने देखा था राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। फिर हमने देखा था इस राजनीति विज्ञान से राज्य व्यवस्था कैसे अलग है। यहां तक कल हमने कक्षा को पढ़ा था। आइए अब वहीं से ठीक उसी के आगे से हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने बताया था कि जब भी हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां एक शब्द बार बार आता है। इस शब्द को हमेशा प्रयोग करते हैं। प्रश्न उठता है, क्या ये राज्य जो शब्द है ये किसी प्रदेश को, किसी प्रांत को इंगित करता है? क्या ये राज्य भारत में अवस्थित यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को इंगित करता है? तो उत्तर आता है नहीं। अच्छा, यदि ये किसी भी प्रांत को नहीं प्रदर्शित करता है, किसी भी प्रांत की परिभाषा नहीं बनता है, तो राजनीति विज्ञान में इसका अर्थ क्या है? तो राजनीति विज्ञान में राज्य का क्या अर्थ है? तो राजनीति विज्ञान में राज्य का अर्थ प्रांत नहीं है, अपितु एक राजनीतिक संरचना है। क्या कहना चाह रहा है परिभाषा? मतलब राजनीति विज्ञान में जो हम राज्य का प्रयोग करते हैं इसका अर्थ किसी देश में अवस्थित प्रांतों की संख्या नहीं है। राज्य सुनते हैं तो हम यही समझते हैं किसी भी देश में वहां पर स्थित राज्यों प्रांतों की संख्या है, राज्य है नहीं। राजनीति विज्ञान में यह अलग है। राज्य का अर्थ भूगोल में आप प्रांत समझेंगे, लेकिन राजनीति विज्ञान में नहीं। तो फिर क्या होगा?
यहां पर राज्य का अर्थ है एक राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना। अब कहोगे कि सर जी कब से चिल्ला रहे हो राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संरचना, वो राजनीतिक संरचना है क्या, कौन है, तो बताते हैं। राजनीतिक संरचना राजनीतिक संरचना ये किसी भी देश की राजनीतिक संरचना हो सकती है, केवल भारत की ही नहीं, अन्य भी देशों की। इस राजनीतिक संरचना के अंतर्गत आएगा क्या? जिस भी देश का राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, राज्य की स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उस देश का सरकार, उस देश की सरकार, उस देश की संसद, उस देश की राज्य विधान मंडल, उस देश का स्थानीय निकाय। अब स्थानीय निकाय देख करके कंफ्यूज मत होना कि सर स्थानीय निकाय, चिल्लाना मत, सब बताएंगे स्थानीय निकाय क्या होता है। स्थानीय निकाय मतलब पंचायत, नगर पालिका, ये स्थानीय निकाय है। संघ संघ या राज्य की नौकरशाही। संघ की नौकरशाही में आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, आईएफओएस, ईटीसी। राज्य की नौकरशाही में एसडीएम, बीडीओ, वीडीओ, ईटीसी। एक चपरासी भी आएगा राज्य की नौकरशाही में, चपरासी भी। यदि वो सरकार द्वारा वेतन उठा रहा है तो राज्य है, राज्य सरकार द्वारा यदि वेतन उठा रहा है, सरकार का कार्य कर रहा है, तो साथ ही साथ ऐसी संरचना या ऐसी संस्था जो भले है निजी लेकिन उसका आर्थिक पोषण हो रहा है, आर्थिक पोषण किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। कोई संस्था, इसमें एनजीओ हो सकता है, इस संस्था में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, इसमें कोई ट्रस्ट हो सकता है। इसमें यदि वो सरकार द्वारा धन प्राप्त कर रहा है तो राज्य कहा जाएगा, राज्य के अंतर्गत गिना जाएगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। कभी कभी बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या बीसीसीआई राज्य के अंतर्गत आता है? तो कंफर्म कर दें आपको, बीसीसीआई राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये प्रश्न क्यों बनता है कि कुछ ही समय पहले अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन थे, तो उनके ऊपर लांछन लगाया जाता है कि बीसीसीआई अपने पद का दुरुपयोग करके अपने बेटे को बीसीसीआई में कर दिए। तो आपको बताएं, बीसीसीआई राज्य के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात सरकार से एक भी पैसा नहीं लेता।
स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र संस्था है। ये योग्यता को देखता है, योग्यता। उसके बाद उसको अपना चेयरमैन, अध्यक्ष नियुक्त करता है। ये संस्था राजनीतिक संरचना यानी कि राज्य के अंतर्गत नहीं आता। कहने का मतलब राजनीतिक संरचना राज्य के अंतर्गत आने वाले देश की सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, संघ राज्य की नौकरशाही, क्या क्या आएंगे बता दिया, और भी आएंगे, ईटीसी लगा दिया, और भी आएंगे। ऐसी संस्था जिनका आर्थिक पोषण हो रहा हो, भले निजी हो, ये सब राज्य हैं। तो हमारे ख्याल से अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा कि राज्य क्या है। लेकिन एक बात बताएं, भूगोल में राज्य का अर्थ प्रदेश ही होगा। यहां पर राज्य का अर्थ मानिए, लेकिन जाके भूगोल में मत लागू कर देना, नहीं सारा उत्तर गलत। समझ में आया? ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये राज्य है, इस राज्य के तत्व क्या क्या है? कलम चेंज कर लेते हैं जो आपको ठीक से दिखाई दे। इस राज्य के तत्व क्या क्या है? किन तत्वों को मिल करके ये राज्य बनता है? बाकी राज्य की जो बची परिभाषा है वो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हम बकायदे पढ़ेंगे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर राज्य के तत्व क्या है? एक राज्य निर्मित कैसे होता है, एक राज्य बनता कैसे है? तो आपको बताएं, राज्य के तत्व लिख लीजिएगा इसको, राज्य के तत्व। राज्य के 4 तत्व होते हैं, ऐसे ही डायग्राम बना के लिखना, रिवीजन में आसानी होगी आपको, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। पहला भूभाग, पहला भूभाग, भूभाग। दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। संप्रभुता, ये राज्य के 4 तत्व हैं। प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व है? ये चारों याद करे रहेंगे तो गोला काला कर दीजिएगा, सही वाला 1 नंबर आपका फिक्स, जो भी मिले वहां पर जो निर्धारित किया गया। तो राज्य के तत्व क्या है? पहला भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये राज्य के भूभाग हैं। कोई देश राज्य तब बनता है जब उसकी एक भौगोलिक सीमा हो, उसकी एक भौगोलिक सीमा हो। भौगोलिक सीमा हो, ये सब लिखो, भौगोलिक सीमा हो। दूसरा, उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक अस्थाई जनसंख्या निवास करती हो। ये नहीं कि दूसरे देश की जनसंख्या है, 1 साल रही फिर अपने देश निकल गई। अस्थाई, वहां की नागरिकता ली हुई जनसंख्या हो, अस्थाई जनसंख्या निवास करती हो। तीसरा, इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अस्थाई जनसंख्या जो निवास कर रही है उसके द्वारा चुनी गई, ये महत्वपूर्ण,
शब्द चुनी गई सरकार हो। तो क्या चुनी गई सरकार हो ये इंपॉर्टेंट है? यदि कह देंगे हाँ तो कह दो कि सर सऊदी अरब में तो चुनी हुई सरकार नहीं है। तो क्या वहां पे राज्य के तत्व नहीं है? अधिकांशतः लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का ही प्रावधान है। लेकिन कहीं पर यदि चुनी सरकार नहीं है, वहां की शासन प्रशासन प्रणाली चल रही है, भले ही राजतंत्र यानी मोनार्की से चल रही है, लेकिन है तो ये सरकार। और चौथा भाग है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ मतलब जो सरकार है वह अपने देश का आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। अर्थात दबाव ना हो किसी का। अपना आंतरिक निर्णय, किससे व्यापार करेंगे, अपने राज्य में क्या करेंगे, अपने भूभाग के अंदर क्या करेंगे, अपने देश के अंदर क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर नागरिकता एक होगी कि दो होगी, हम राज्य की नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे, हम देश की ही नागरिकता देंगे, ये निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। दूसरा कोई देश ना आकर कह रहे अपने यहाँ क्या किए हो, जैसे अमेरिका आके कहे हम तो दो नागरिकता दिए हैं, दो नागरिकता। अच्छा ऐसा करो भारत, तुम भी अपने यहाँ दो नागरिकता दिया करो, एक देश वाली एक राज्य वाली। क्योंकि यूएसए में डबल दोहरी नागरिकता चलती है, देश की भी लीजिए राज्य की भी लीजिए। अब वो आकर के हमारे आंतरिक मामले में दखल देने लगे कि करो दो, और उसके दबाव में आकर के हम भी दोहरी नागरिकता कर दें, तो हमारे अंदर संप्रभुता नहीं है, हम तो कठपुतली बन गए अमेरिका के, नहीं है संप्रभुता। बाह्य निर्णय, हम किससे व्यापार करेंगे, किससे व्यापार नहीं करेंगे, इसमें कोई दूसरा देश आकर के दखल नहीं देगा, हमारी मर्जी। जैसे शुरुआती रूस यूक्रेन युद्ध, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो नाटो देशों ने, नाटो तो नाटो देशों ने रूस से व्यापार करने के लिए अनेक देशों को कहा कि आप वहां से व्यापार मत करिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उसके बावजूद रूस से पेट्रोलियम मंगाते रहे। भाई एक कोई संगठन आकर के कह देगा कि नहीं करना है व्यापार तो हम मान जाएंगे, हमारा फायदा है, वहां से हमको सस्ता पेट्रोलियम मिल रहा था हम लेकर के आए, और वहां से सस्ता पेट्रोलियम ला करके हम इन्हीं नाटो देशों को बेच भी दिए रिफाइन करके। तो यदि हम इन देशों का बात मान करके अपने बाह्य निर्णय को प्रभावित कर देते, अर्थात कहते हाँ हाँ ठीक भैया नहीं लेंगे रूस से हम तेल, तो हमारी संप्रभुता खत्म, हम तो फिर इन्हीं के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बन गए। अब समझ गए होंगे संप्रभुता का अर्थ, यानी कि आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्रता हो, तब संप्रभुता बनती है। प्रश्न उठता है, क्या हम आईएमएफ के कई बातों को मानते हैं, क्या हम वर्ल्ड बैंक के कई बातों को मानते हैं, क्या हम WTO के कई बातों को मानते हैं, तो उनकी बातों को मान रहे हैं तब तो हमारी संप्रभुता खत्म नहीं, तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम अपने मर्जी से आईएमएफ के सदस्य हैं, हम अपनी मर्जी से WTO के सदस्य हैं, हम अपनी मर्जी से वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं, जब चाहे तब निकल सकते हैं।
तो हम उनकी बातों को मान रहे हैं तो अपनी मर्जी से मान रहे हैं, ना कि दबाव से। कई बातों को छोड़ दिया जाता, नहीं माना जाता वर्ल्ड बैंक के। तो इस बातों से हमारी संप्रभुता खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। अब समझ में आ गया होगा कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता क्या है? तो किसी राज्य को बनने के लिए इतने तत्व होने आवश्यक हैं। किसी देश को राज्य बनने के लिए इतने तत्व होने आवश्यक हैं। पहला, एक भूभाग हो, भूभाग भौगोलिक सीमा। दूसरा, उसकी एक अस्थायी जनसंख्या हो, उस जनसंख्या द्वारा चुनी गई सरकार हो, और वो सरकार संप्रभु हो, जो अपना आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय ले। तो क्या भारत के पास ये सब है? देख लेते हैं सीधे उदाहरण के माध्यम से। कहां भागे जा रहे हैं? हमारे ख्याल से ठीक बना है। ये हमारे भारत का नक्शा। एक एक चीज को यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं जो राज्य के तत्व होते हैं। तो राज्य के तत्व में मैंने पहला कहा था भूभाग। भू भूभाग अर्थात भौगोलिक सीमा है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल हमारी एक भौगोलिक सीमा है। ये देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इधर भी, और इधर भी, इधर भी। तो भारत राज्य के तत्व के पहले कंडीशन को पूर्ण कर रहा है। दूसरा क्या था? दूसरा, भूभाग के बाद जनसंख्या। जनसंख्या कैसी हो? क्या लिखवाया था? अस्थाई हो। हम भारत से पढ़ा रहे हैं, अस्थाई जनसंख्या तो है। आप भारत में बैठ के पढ़ रहे हो, अस्थाई जनसंख्या तो है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ सर क्रीक, सबसे इधर का भाग, सर क्रीक से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा जो चोटी है, यहाँ तक निवास करने वाले लोग अस्थाई जनसंख्या ही हैं। बाहर से आके नहीं रह रहे। जो बाहर से आते हैं उनका वीजा होता है, चले जाते हैं। तो भारत पहले भी तथ्य को पूर्ण कर रहा है, दूसरा भी। तीसरा हमने क्या था? सरकार। सरकार तो क्या चुनी हुई सरकार है? कह दो हाँ बिल्कुल, यही दिल्ली पे बैठती है या यहीं पे है। सरकार भी है। संप्रभुता लास्ट में, बिल्कुल संप्रभुता। हमारी सरकार संप्रभु है। दिल्ली में बैठने वाली हमारी सरकार संप्रभु है। वो अलग का बात है, आकर के डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हम जो है रुकवा दिए हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध। यूक्रेन रूस वाला काहे नहीं रुकवाए? इजराइल फिलिस्तीन वाला काहे नहीं रुकवाए? इजराइल चीन वाला काहे नहीं रुकवा रहे हैं? सब चोचलेपन की बातें हैं। हमारी सरकार संप्रभु है, अपना आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अर्थात भारत को हम राज्य कह सकते हैं। क्यों? राज्य के तत्व के अंतर्गत दी गई परिभाषा में सब में खरा उतर रहा है भारत। एक भूभाग भी है, एक जनसंख्या भी है, एक सरकार भी है, एक संप्रभुता है। तो नो डाउट
भारत राज्य है। अब यहां पर समझ लेते हैं। पहला भूभाग, वही जो हमने बताया था, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिस पर अपनी राजनीतिक क्रियाएं करता है। कौन? राज्य। वही बताया, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यही भूभाग है। दूसरा, जनसंख्या, भूभाग पर निवास करने वाला एक जन समुदाय जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है। भारत की प्रत्येक जनसंख्या एक राजनीतिक व्यवस्था से ही तो संचालित हो रही है। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? बाएं तरफ से रोड पर चलना है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसी से चलते हैं तो संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना है, तो राजनीतिक व्यवस्था है, उसी संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो हम राजनीतिक व्यवस्था से ही संचालित हो रहे हैं, इसको भी पूर्ण कर रहा है भारत। अगला, सरकार, बिल्कुल हमारी एक चुनी हुई सरकार है। एक या एकाधिक व्यक्ति या संस्था जो राज्य के प्रशासनिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है। अभी वर्तमान में चुनी हुई जो सरकार है, एकाधिक व्यक्ति की संस्था है कि नहीं? एकाधिक व्यक्ति है कि नहीं सरकार में? और एकाधिक व्यक्ति होने के कारण जो राजनीतिक शक्ति है वो हमारे सरकार के पास है कि नहीं? राजनीतिक शक्ति, नियम बनाना। भाई राजनीतिक शक्ति होने का मतलब क्या था? 2019 में 370 हटा दिए तो राजनीतिक शक्ति तो नहीं के पास है ना। एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश बना दिया तो राजनीतिक शक्ति है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये सरकार है। और चौथा, संप्रभुता, राज्य या सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूर्ण शक्ति। यहां पर भीतर है, बाह्य भी कर लेना, सीमाओं के भीतर और बाह्य, केवल भीतर ही नहीं, बाह्य नियमों के भी हम स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेते हैं। किससे व्यापार करना है, किससे नहीं करना, किसी के दबाव से हम नहीं करते हैं। अर्थात भीतर और बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति। और नोट में इसको जरूर लिख लेना, बड़े एग्जामों में आरओ यारों पूछ लेगा, ये जो चार तत्व हैं अनिवार्य हैं कि वैकल्पिक? तो भैया ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। इन चारों तत्वों में से यदि एक तत्व भी नहीं रहा तो देश कहलाएगा लेकिन राज्य नहीं कहलाएगा। देश तो कहलाएगा नो डाउट, लेकिन राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे तिब्बत, भले चीन के अंतर्गत आता है तिब्बत, वो अपना देश कहता है उसको, लेकिन तिब्बत एक भौगोलिक सीमा है, एक जनसंख्या भी वहां पे निवास कर रही है, एक सरकार भी बनी है जो इस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, जिन्हें दलाई लामा कहते हैं। लेकिन दलाई लामा के पास अपने उस तिब्बत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जनसंख्या जो निवास करती है उसके ऊपर स्वतंत्र निर्णय लेने का कोई एको अधिकार है ही नहीं। तो देश तो है लेकिन राज्य नहीं है। क्यों? तिब्बत के पास सब कुछ है लेकिन एक चीज इसका गायब है, संप्रभुता। संप्रभुता नहीं है, तिब्बत की सरकार के पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि तिब्बत में ही नहीं है, वो तो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में बैठी हुई है। ठीक, तो राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। राज्य के ये चार तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। अब हम प्रारंभ करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। यहां से शुरू होगा भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अच्छा, हम भारत की राज्य व्यवस्था यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि कुछ नियम होंगे ना, कैसे सरकारें बनती हैं,
सरकार के अंग क्या होंगे, सरकार की शक्तियों का विभाजन कैसे होता होगा, सरकार चुनी कैसे जाती होगी, तब यहां से शुरू करेंगे अब हम। तो भारत में सरकार के स्तर, इसे शक्तियों का विभाजन भी कहा जाता है। तो सरकार के स्तर क्या है? भारत में पहली संघ सरकार है जो कहां बैठी है? दिल्ली में। जिसके हेड कौन है सरकार के? मोदी जी। ये संघ सरकार के अंतर्गत आएगा। दूसरा, राज्य सरकार। 28 राज्य हैं, हर राज्य में सरकार बनी है, तो हर राज्य के अपने अपने मुखिया हैं, प्रशासनिक शासन के मुखिया हैं। जैसे एग्जाम्पल लें तो यूपी में योगी जी, यूपी में योगी जी, बिहार में नीतीश जी, आदि आदि। और इन्हीं राज्य यानी कि प्रदेश के अंदर स्थानीय सरकारें हैं, ये दो हैं। पहली है पंचायत और दूसरी है, ये कलर समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट इसको मिटा दें। ये नहीं दिख रहा होगा ना? हाँ, ये वाला दिखेगा। पहली पंचायत और दूसरी नगरपालिका। इस वितरण को ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण। जब आप कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटी की, तो वहां पर इसको दिखाया गया, ये सरकार का शक्तियों का विभाजन है। मतलब सबसे ज्यादा शक्ति रखेगा कौन? संघ सरकार। थोड़ी शक्ति दी राज्य सरकार, थोड़ा दे दिया गया स्थानीय सरकार को। देख रहे हैं, ये शक्तियों का विभाजन है, पृथक्करण नहीं। पृथक्करण पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये विभाजन है। सबसे ज्यादा शक्ति संघ सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। थोड़ी शक्ति दी, बड़ा भूभाग था, शासन चलाने में दिक्कत हो रही थी, कहा नहीं राज्य भी बनाओ। हम प्रत्येक व्यक्ति तक संघ सरकार नहीं पहुंच सकती थी, राज्य बनाई। राज्य भी प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती थी, स्थानीय सरकार बना दी, थोड़ा थोड़ा शक्तियों को बांट करके। ये सरकार के स्तर हैं। इसे ऊर्ध्वाधर वितरण या हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी कहते हैं। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला देखते हैं। इसके बाद है सरकार के अंग। इसको कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ये वितरण वर्टिकल होता है, क्षैतिज। इसे क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। क्षैतिज वितरण। शक्तियों का विभाजन कम कम अवस्था में दे देना। पृथक्करण मतलब बराबर, जितना ताकत हमारी इस हाथ को उतने ताकत इसको है। और सरकार के अंग कितने हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वहां पर केंद्र सरकार से राज्य सरकार कमजोर थी और राज्य सरकार से स्थानीय सरकारें कमजोर थी। लेकिन यहां नहीं मिलेगा कि विधायिका से कार्यपालिका कमजोर हो, कार्यपालिका से न्यायपालिका। सबके पास अपने अपने क्षेत्र की असीमित शक्तियां हैं। ये है कि उन असीमित शक्तियों पर ये एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंधन लगा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये अलग का विषय है। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में सब
पूर्ण शक्तियों को लिए बैठे हैं। विधायिका अपने क्षेत्र में, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में, न्यायपालिका अपने क्षेत्र में। यहाँ शक्तियां कम नहीं हो रही हैं, इसलिए शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता, विभाजन नहीं। समझ में आया? ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबके पास बराबर शक्तियां। ये अलग का विषय है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर जो है नियंत्रण लगाती है, कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर, कार्यपालिका विधायिका, विधायिका कार्यपालिका, विधायिका न्यायपालिका पे, न्यायपालिका विधायिका पे, अलग का विषय है। नियंत्रण लगाए बैठे हैं, लेकिन शक्तियां कम नहीं है, शक्तियां कम नहीं है। शक्तियां बराबर हैं, सबकी शक्तियां बराबर हैं। वहां पर कम होती जा रही थी, यहाँ पर बराबर। इनका काम क्या है? तो प्रश्न रहता है सभी बच्चों का, तो विधायिका का काम है कानून बनाना। देश में जितने भी जो कानून बनाए जाते हैं वो सारे कानूनों को विधायिका बनाती है। कानून बन गया तो क्या यही लागू कराएगा? ना, ना। मंत्रियों द्वारा, यहां मंत्रियों शब्द ही नहीं, जो नौकरशाही है वो भी कानून को लागू करती है। तो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कानून को लागू करना, लागू करना। तो कार्यपालिका, विधायिका ने कानून बनाया, कानून बना करके दे दिया कार्यपालिका को, कार्यपालिका उसको लागू करेगा। यहाँ पे मंत्री शब्द लिखा है, ठीक है, मंत्री आते हैं, लेकिन केवल मंत्री नहीं आते हैं। कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आता है आगे की वीडियो में हम बताएंगे, तब तक के लिए धैर्य रखिएगा। प्रश्न आए तो केवल मंत्री लिखा हो तो सही मत कर देना, क्योंकि कार्यपालिका के अंदर बहुत बड़ी स्थितियां हैं जो आती हैं। ठीक, इसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम क्या है? जन विरोधों की सुनवाई करना। गांव के मेड़ के चक्कर में दो लोग कपार फोड़ लिए तो उसकी सुनवाई यही करता है, तो जन विरोधों की सुनवाई करना। ठीक, दूसरा कानून के अनुसार विवादों को समझाना। ये भी नहीं कि जज साहब बैठे हैं और आईपीसी के को धारा नहीं, अपने मन से कहा फांसी दे दो। ध्यान देना, कानून के अनुसार विवादों को समझाना। और तीसरा, यदि जो कानून विधायिका ने बनाया है, कार्यपालिका ने लागू किया है, और जब कोई व्यक्ति उसको मानता नहीं है तो दंडित करना। सरकार ने कहा किसी की हत्या करना आज के बाद कानूनन अपराध होगा। विधायिका ने बना दिया हत्या करना अपराध है, लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। और किसी ने हत्या कर दी तो ये दोनों अपने आप जो है सजा नहीं देने लगेंगे, ये बैठिए आओ हम दंडित करेंगे भाई, हम बताएंगे। कानून को लागू करना ये है, लेकिन लागू करवाना ये करती है। समझ में आया? अगर अब भी ना समझ में आया हो कुछ, पूछ लेना बिना डरे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझा देंगे, तब अगली कक्षा को अगले दिन प्रारंभ करेंगे। यही तीनों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब इन तीनों का बंटवारा हो गया, तीनों की शक्तियां अलग अलग हो गई, उसे ही तो लोकतंत्र कहा गया, उसे ही तो लोकतंत्र कहा गया। और जब ये तीनों शक्तियां केवल एक व्यक्ति के पास थी, उस व्यक्ति को राजा कहा जाता था, यही तो राजतंत्र था, यही तो राजतंत्र था। और क्या है राजतंत्र और लोकतंत्र? देखो ये भी बता दिया हमने कितने साधारण आसानी से, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर। इन्हीं शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना, न्यायपालिका अपना, लोकतंत्र। यही शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास जो राजा, राजतंत्र। पहले राजा कानून बनाता था,
खुद बनाए कानून, और राजा लागू करवाता था, और राजा ही दंड देता था। बनाना विधायिका, लागू करवाना कार्यपालिका, दंड देना तो सब राज्य तो था। सारी शक्तियों को केंद्रित करके बैठना ही राजतंत्र है, और शक्तियों का बंटवारा कर देना ही लोकतंत्र है। राजा की शक्तियों को बांट दिया गया, लोकतंत्र हो गया, और कुछ नहीं। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। खैर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग, लोकतंत्र, शक्तियां अलग अलग, ये तीनों एक राजतंत्र। एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, बाहुबली। उसमें महारानी कहती है ना कि मेरा वचन ही शासन है, अर्थात उन्होंने जो मुंह से कह दिया वो लागू हो गया, नहीं मानोगे तो दंडित। एक के पास न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब है, लेकिन नहीं, यहाँ तो मोदी जी कानून बनाएंगे तो कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका दंड देगी। हिम्मत नहीं मोदी जी जो है दंडित कर दें। तो ये सरकार के अंग, समझ में आया? ये क्षैतिज है बराबर, इसको हम बांटते हैं तो यदि और एक पीडीएफ हम ऐड कर लें तो ऐसे क्षैतिज समझ लीजिएगा। पहले सरकार के स्तर, सरकार के स्तर, सॉरी, सरकार के स्तर, मैंने कहा ये ऊर्ध्वाधर है, हॉरिजेंटल है, ऐसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। ये देखिए ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ। शक्तियां भेजी जा रही, केंद्र ने कुछ शक्तियां इनको दी, राज्य ने इनको दी, कम, ये ऊर्ध्वाधर है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। लेकिन सरकार के अंग, वहां पे भले ऊर्ध्वाधर रूप में लिखा गया है, लेकिन ना ये सब बराबर है, इनको ऐसे बांटा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये देखिए क्षैतिज है, ये किसी के पास शक्ति कम नहीं, बराबर है। हाँ, नियंत्रण लगाए हैं, ये मत भूलना। तो वो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज उधर ना समझ में आया तो इसको बना लेना। ये पार्ट 1 का शेष बचा हुआ भाग था। आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन एक सूचना उसके पहले, बहुत मेहनत करके हम इस संस्था को, हमारे द्वारा, राधेश्याम सर जी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा प्रारंभ किया गया है, एक परिवार है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से, एस्पिरेंट से, भविष्य के कर्मचारियों और अधिकारियों से हमारा ये अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हमारा प्रोत्साहन, हमारे टीम का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपना कोई एक स्थान किसी भी नौकरी में सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।